नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का पेपर जो इवनिंग शिफ्ट का है वो समाप्त हो गया है। जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी वो ऑलरेडी पेपर पड़ा हुआ, आप जाके एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक, अब हम लोग जीएस और हिंदी फटाफट से देख लेते हैं। अगर आपने पेपर दिया है तो मिलान कर लो, नहीं दिया है तो कल के लिए देख लो। ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत कवर करने हैं। ठीक, हालांकि कवर ज़्यादा मत करना, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, पेपर बहुत ही आसान है जीएस जीके की दृष्टि से। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, दिख रहा होगा। ठीक, क्या पूछा गया है। गोदान। गोदान निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। गोदान सभी को पता होगा किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है गोदान। ठीक, गबन ये सब। अगला है, सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सबसे पहला, सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा इसको कहते हैं। ठीक, कौन सा है, भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न है। ठीक है, उसके बाद फिर पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्मश्री है सबसे लास्ट में। ठीक, चलो उसके बाद देख ले क्या कह रहा है। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का अर्धसंघीय संविधान लागू हुआ था और संविधान बनकर पूर्णतः तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो तीसरे का हो गया सी। चौथा क्या है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, लैक्टिक एसिड तो दूध नहीं है तो दही हो जाएगा, बस दूध से बना हुआ दही, इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद देख लें पांचवा क्या कह रहा है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय त्योहार है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा मनाते हैं लोग। गुड़ी पड़वा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है, याद रखना, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। ठीक है, उसके बाद है, क्या पूछा गया है, दशकीय। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। जो जनगणना कराई जाती है वो कौन सा मंत्रालय कराता है, ये पूछ रहा है, तो गृह मंत्रालय। ठीक है ना, ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय दशकीय जनगणना करवाता है। उसके बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो सभी को पता होगा, नई दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में है। उसके बाद है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। जो साइबर क्राइम होता है, ऑनलाइन क्राइम जिसको कहते हैं, तो उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है, तो 1930 9030, ऑप्शन सी। क्लियर। उसके बाद क्या पूछ रहा है, नवा नंबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। अब पुलिस का पेपर देने जाना है, पुलिस का पेपर दे रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो टैगलाइन तो याद ही होगी। क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन बी। सत्यमेव जयते नहीं है भैया, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन बी। क्लियर। उसके बाद 10वां क्या है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। कुल मिलाकर आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह पूछा गया है। तो ये नैनीताल में है। कहाँ पे है, नैनीताल में, ऑप्शन सी आपका सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, G20 का पूरा नाम क्या है। हालांकि G20 जो भारत में अभी हुआ था, G20 समिट, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन G20 का केवल पूरा नाम पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। G20 ग्रुप ऑफ 20, G20 का क्या है, ग्रुप ऑफ 20, 20 लोगों का, 20 देशों का सदस्य है, तो ग्रुप ऑफ 20 इसका पूरा नाम है। क्लियर। पेपर मुझे लग रहा है कि सुबह जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उससे भी आसान आया है इस बार जीएस के मामले में। ठीक, अभी आगे पेपर देखेंगे कैसा है। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा, तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशनल कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प करंट का क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं 13 नंबर क्या है कि भारत के राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स। हो सकता है इस क्वेश्चन में कई लोगों को दिक्कत हो गई हो, लेकिन क्या है आंसर, केलकर टास्क फोर्स। उसके बाद 14 नंबर क्या है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। बताओ, ऐसी जियोग्राफी आई है।
तो भाई म्यांमार तो करता ही है, भूटान नेपाल सब लगे हुए हैं, मालदीव नहीं लगा हुआ है। मालदीव अगर और हाल ही में चर्चा में भी रहा है ना, तो ये तो आपको पता ही होगा मालदीव। खैर, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो किसकी राजधानी भैया? जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? 16 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? ग्रैंड कैनियन आकृति होती है, आई आकार की ऐसी आकृति होती है, कौन सी नदी बनाती है? तो कोलोराडो नदी, ऑप्शन बी कोलोराडो नदी बनाती है। क्लियर है? उसके बाद देखें 17 नंबर, देखिए 17 नंबर, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी कहाँ जाके मिलती है, कहाँ गिरती है? तो ये एस्चुअली बनाती है और ये गिर रही है अरब सागर में, ऑप्शन ए। क्लियर? उसके बाद 18 नंबर है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्णा के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। ठीक, तो इसका हो जाएगा रसिया, ऑप्शन डी रसिया। हालांकि चरगुला भी ब्रज का है, लेकिन ये राधा और कृष्ण से संबंधित नहीं है। इसमें क्या है कि महिलाएं सिर में 108 दिए लेकर नृत्य करती है, ऐसा है। ठीक है, तो रसिया याद रखना है यहाँ पे। चलो सही है, नाम से ही पता चल गया होगा। 19 नंबर क्या है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? पाट मित्र एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, मतलब किस लिए लॉन्च किया गया है? तो पहले बात तो वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब वस्त्र करने वाले किसानों की एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये है जूट, जूट के लिए लॉन्च किया गया है, ऑप्शन है जूट या पटसन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। पूछा गया है धंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? धंगका, इसको आप लोग थोड़ा सा छोड़ देना, ठीक है, इसको मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, इसका आंसर क्या है। खैर आगे देखें, क्या पूछा गया है? 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डरों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, संविधान की बात कर रहा है। तो देखो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, कई लोगों को कंफ्यूजन हो गई होगी। ठीक है, इन्होंने संविधान लिखा था, हाथ से लिखा था, लेकिन सजाने की बात हो रही है, ये किसने किया था? नंदलाल बोस ने। ठीक है ना, सजाने की बात हो रही है, तो ऑप्शन है नंदलाल बोस हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखेंगे, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मतलब फेमस क्वेश्चन था ये, अगर थोड़ा सा बहुत करंट पढ़ा हो आपने तो कर लिया होगा, नहीं तो इसका फ्रांस है। ठीक है ना, याद रखना है फ्रांस है, ऑप्शन ए। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? विमुद्रीकरण 2016 मतलब नोटबंदी। तो भैया वो काली रात, अंधेरी रात सभी लोगों को याद होगा, क्या था 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मोदी जी ने किया था, सिंपल सी। ठीक, चलिए अगला 24वां है, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? और ये तो मुझे लगता है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगला देखेंगे, और अब अगला देखेंगे क्या है, 25 नंबर, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मतलब प्राइवेट भी हो, उसमें गवर्नमेंट भी हो, तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कैसी है अर्थव्यवस्था? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन डी। क्लियर? जैसे भारत की है मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो भैया एक घटना हुई थी, सभी को पता होगा, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था, और पेपर आसान है, बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, पीवाईक्यू देख के चले गए होगे, तो 85% क्वेश्चन सही हो गए होंगे। ठीक, ज़्यादा नहीं, 85%, बस 85 में तो काम हो जाना है। 27 में क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है भैया? मछली पालन से, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगला 28वां नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है? नागरिकों का डिजिटली सशक्तिकरण करना है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी डिजी लॉकर, और ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ कर रहे हैं, आप लोग भी इसी का यूज़ कर रहे होगे। ठीक है ना, डिजी लॉकर का किसी न किसी रूप में। ठीक, चलिए अगला क्या है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो मथुरा में। ऑप्शन ए, किसमें? मथुरा में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखना ऑप्शन डी, इंडसइंड बैंक। ठीक, ऑप्शन डी, 30 का डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक है? तो भैया टाटा के संस्थापक कौन है? सभी को पता होगा भैया, इतना इजी क्वेश्चन। जमशेदजी टाटा, ऑप्शन बी, जमशेदजी टाटा, सिंपल। चलो अगला। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? तो भैया एक ही तो करेगी ना कलेक्टर, प्रत्येक जिले में एक ही कलेक्टर होता है, सिंपल है ना। और राजस्व से संबंधित, देखो राजस्व से संबंधित सुबह भी आया था या शाम को भी आया, तो राजस्व का पार्ट मतलब एक ही क्वेश्चन पूछे जाना है, चारों में पूछा जाना है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक, खैर आगे। 33 क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? अधिकतम 160 न्यायाधीश, सिंपल। चलो अगला 34वां क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैया पहले मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? श्री गोविंद वल्लभ पंत है, सिंपल। ठीक, 35 क्वेश्चन है 35वां, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? यायात्सो, और ये मुझे याद है, मैंने कराया हुआ है। ये कहां पे है? लद्दाख में, ऑप्शन बी। ठीक, चलो अगला 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो मिशन शक्ति, ऑप्शन ए। ठीक, नोएडा में शुरुआत हुई थी इसकी, मिशन शक्ति की। खैर अगला 37 नंबर क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ठीक है, तेलंगाना, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। अब ये तो मान लो अगर मैप अगर झटके से देखा भी है, केवल कि बस देख के ऐसे हट गए हो, तो भी यार सही हो जाएगा। ये तेलंगाना, तेलंगाना कहाँ? उत्तर प्रदेश ऊपर, तेलंगाना नीचे, कहाँ से छुएगी? ठीक, चलो खैर। 38 नंबर क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पर्वत श्रृंखला में स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? बिंदन में तो होगी नहीं, बालाघाट महाराष्ट्र में है, वेडिकोंडा इधर आंध्र प्रदेश साइड है, बचा क्या? नीलगिरी, ऑप्शन सी। ठीक, चलो ये हो गया जीएस खत्म। अब हम लोग करते हैं हिंदी का, ठीक है ना? तो हिंदी का फटाफट से कर लेंगे। ठीक, देखते हैं पहला। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर क्या कह रहा है? दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? तद्भव, तद्भव कौन सा है? मृतिका नहीं है, ओष नहीं है, वानर नहीं है, उल्लू। उल्लू तद्भव है, इसका उलूक होता है, उलूक। ठीक, चलिए 40वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मतलब तत्सम मतलब जो संस्कृत का शब्द होता है, तो शुष्क, शुष्क। और जहां भी छत्र गया, श्रा, ये सवारे आ गए तो वो क्या होगा? वो तत्सम ही होगा। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी शब्द के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? कौमुदी और ज्योत्सना, ऑप्शन सी। कौमुदी और ज्योत्सना क्या है? चांदनी शब्द के पर्यायवाची है। ठीक, 42 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, मतलब सही है? तो सही क्या है? सत्र को जीतने वाला आ जाए, सत्र बिल्कुल नहीं है, जो पढ़ा गया हो ना, जो पहले हुआ वो बिल्कुल नहीं। आदि से अंत अद्योपांत, ऑप्शन डी, आदि से अंत क्या कहते हैं? अद्योपांत कहते हैं। ठीक है, चलो 43 नंबर क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। निर्वाद और निर्विवाद क्या हो जाएगा? निंदा और विवाद रहित। निर्विवाद मतलब क्या होता है? जिसका विवाद ना हो, जिससे विवाद ना हो, तो विवाद रहित। ठीक, निंदा और विवाद रहित। उसके बाद 44 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तो मेरी तरफ होना चाहिए ना, मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो? तो बी वाला जो है आपका गलत है। हालांकि कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, कौशल्या भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बी जो है सबसे ज्यादा गलत है, तो मेरी तरफ होना चाहिए। ठीक, चलो 45 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो तनुज का तनुजा ये तो सही है, सांप का सापिन सही है, चूल्हा चूहा का चूहिया सही है, बनिया का बनियान नहीं होता, बनियाइन होता है।
बी जो है आपका गलत है, बनिया वाला गलत है। ठीक। 46 नंबर है वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन तो वधुएं होगा। वधुएं कौन सा होगा? तो डी वाला होगा। ठीक है ना, वधुएं में भी यहाँ पे शुद्ध वर्तनी देख लो, वधुएं क्या होगा? डी वाला होगा। ठीक। माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, जहां भी देने की बात आ जाए कौन सा कारक? संप्रदान कारक। ठीक, जहां भी देने की बात आ जाती है वहां क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अगला 48 भौतिकी शब्दों में प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है भौतिकी में? तो भौतिकी में याद रखना है ई प्रत्यय है, बड़ी ई। ठीक है, देखो इक जो है भौतिक में होता है, भौतिक होता तब इक होता है, भौतिकी में बड़ी होगा। ठीक। 49 नंबर क्या है? निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भिमान तो ऑप्शन डी निर। ठीक है ना, और निर में भी देखो रा में हलंत लगा हुआ है निर। ठीक है ना, वो वाला होगा, और ये हलंतहीन है तो इसको तो हटा ही दो। ठीक, चलो 50 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? सही समास विग्रह नहीं हुआ है तो देखो ऑप्शन बी देहलता, देहलता लता रूपी देह, ये गलत है आपका, ये आपका गलत है, बी वाला। ठीक। 51 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है जो निश्चित है, तो यह है वह है, ये सब क्या है? निश्चित है, तो ऑप्शन सी ये जो है ये निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर। 52 नंबर क्या है? 52 कवीश्वर का संधि विग्रह क्या होगा? कवीश्वर तो कवि प्लस ईश्वर, और कवि कैसे लिखेंगे? तो बी कवि, कवि का जो सही कवि लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना कवि, बस, तो बी हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? 53 नंबर, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अच्छा, क्या कोई तारे गिन सकता है, तो भैया एक ही चिन्ह दिख रहा है मुझे, कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह, तो बस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन यार, जीएस हिंदी तो लूट लिया, जिसने भी पढ़ा होगा अच्छे से क्या, जिसने भी नॉर्मली पढ़ा होगा उसने मार दिया, उड़ा दिया पेपर आज। 54 ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार तो ईमानदारी क्या है? लोगों की एक गुण होता है ना कि यार तुम ईमानदार हो, मतलब बहुत ही अच्छे गुण है तुम्हारे अंदर, तो बस गुणवाचक है, सिंपल। भाई संख्या वैसे भी नहीं है, सार्वनामिक कहीं लगी नहीं रहा है, परिणाम माप तौल है ही नहीं कहीं ईमानदार में, तो क्या बचा? गुण बचा। 55 में क्या है? निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया दो प्रकार की क्रिया होती हैं। तो रमेश ने खिलौने खरीदे, क्या खरीदे? खिलौने खरीदे। जहां भी क्या, किसको, ये सारे उत्तर मिल जाए तो रमेश ने क्या खरीदे? खिलौने खरीदे, मतलब उत्तर मिल रहा है क्या खरीदे, तो बस सकर्मक है। ठीक, ट्रिकें होती हैं, छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो खैर 56 गाय मीठा दूध देती है वाक्य में किस काल का प्रयोग है? तो ती है, ते है, ये सब क्या होगा? समान वर्तमान काल, ऑप्शन ए। 57 क्या है? उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, क्या है? भाववाच्य, भाववाच्य कौन सा वाच्य? भाववाच्य। ठीक। 58 कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुछ असर ना होना, कान पर जू ना रेंगना मतलब कैसे होता नहीं कि कान पर यार तुम्हारी जू नहीं रेंग रही, मतलब कुछ असर नहीं हो रहा तुम्हारे अंदर। ठीक, सी। आकर्षण का विलोम, आकर्षण का विलोम किसको नहीं पता होगा? आकर्षण का विकर्षण, ऑप्शन बी। 60 सब लोग विपत्ति, सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सब और विपत्ति का होना मतलब आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन ए, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही है। उसके बाद है शांत रस, क्या कह रहा है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, ऑप्शन डी निर्वेद। ठीक। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है यार, जिसने भी डिटेलिंग नहीं पढ़ी होगी तो वो तो उड़ा देगा पेपर आज, नॉर्मल भी पढ़ा होगा जिसने। ठीक, तो दोहे का उल्टा क्या है? सोरठा। फिर क्या है? हाँ 63 रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए सब उबरे मोती मानुस चून, अलंकार। और ये पंक्ति तो मुझे लगता है कई बार आ चुकी है, कौन सा है? श्लेष अलंकार है। चलो खैर 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? भेद तो भेद का मूल्य से संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्या है? ओके, पैसेज है अपना 65 से 69 नंबर तक पैसेज है, तो पैसेज में आपको आंसर करा देता हूं, आप लोग आराम से पढ़ के देख लेना। ठीक है ना,
65 क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक है, क्या है तो याद रखना है श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, ऑप्शन डी। तो ए जिसने भी लगाया थोड़ा सा गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 66 क्या है? समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समस्त। समस्त मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है, ठीक। 67 क्या है? महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। क्लियर? उसके बाद देख लेते हैं 68, गद्यांश के आधार पर, गद्यांश का क्वेश्चन है ये, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? चोर किसको कहा जाता है गद्यांश के अनुसार? तो ये किसको कहा जाता है? तो बिना श्रम भोजन करना, ये क्या होता है? चोर की परिभाषा होती है गद्यांश के अनुसार, ठीक। 67 क्या है? गांधी जी पापी किसे मानते थे? गांधी जी पापी किसे कहते थे? तो श्रम ना करने वाले लोगों को, जो मेहनत नहीं करते उनको पापी कहते थे, ठीक। चलो 70 नंबर पंचवटी। पंचवटी तो सबको पता होगा, बिल्कुल रटा होगा, मैथिली शरण गुप्त, झांसी में उनका जन्म होता है, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी। क्लियर? 71 नंबर क्या है? नीरजा। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजा तो महादेवी वर्मा की है, ये भी बहुत ही फेमस कृति है और सारी पीवाईक्यू कृति है। मेन बात ये है कोई भी नई कृति नहीं पूछी गई है अलग से। 72 नंबर क्या है? हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश। हिंदी भाषा किससे उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। भाई बिहारी से हुई नहीं, द्रविड़ नहीं, संस्कृत नहीं, अपभ्रंश, ठीक। 73 नंबर क्या है? वह बिल्कुल थक गया है। वह बिल्कुल थक गया है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तो वह बिल्कुल थक गया है, इसमें है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक। 74 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मृदु का नहीं है, तो मृदु का कूल नहीं होता। भाई मृदु मतलब मुलायम, कोमल और मृषण, ये सब होते ही हैं, ठीक। ठीक है, उसके बाद है 75। 75 क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है दिन और दीन का सही अर्थ क्या है? दिन और दीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो दिन का मतलब क्या होता है? दिन मतलब जो उजाला, दिवस, और दीन मतलब कहता नहीं है कि आप बहुत दीन दुखी आदमी है यार, है ना, तो दीन मतलब गरीब टाइप का, ऑप्शन डी, ठीक। उसके बाद 76, आंखों के सामने, वाक्यांश के लिए कौन सा सही शब्द होगा? आंखों के सामने, डायरेक्ट हमारी आंखों के सामने हो रहा है, मतलब डायरेक्ट हो रहा है, मतलब प्रत्यक्ष हो रहा है, तो प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष होता है, ठीक। तो ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। हिंदी और जीएस में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्वेश्चन था, कुछ 2 3 या 4 क्वेश्चन को छोड़कर, ज्यादा से ज्यादा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। 3-4 क्वेश्चन को अगर डाउटफुल माने या ऐसा माने कि प्रेशर की वजह से हो सकता है ना कर पाए हों आप लोग, तो सारे क्वेश्चन करने लायक थे, बहुत ईजी थे। आपने अगर बहुत नहीं पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते थे, बहुत पढ़ा है, पीसीएस लेवल की तैयारी करके गए हो तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो गई होगी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी थे। जिसने प्रैक्टिस की है, जिसने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा की है, उसके मुझे नहीं लगता कोई भी प्रश्न गलत होगा, इक्का दुक्का प्रश्न छोड़कर, ठीक। अब हिंदी हो गया अपना, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग, सॉरी, इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग नहीं चलती है, आगे इन फ्यूचर चलेगी तो बात की बात है, लेकिन अभी हिंदी, जीएस, करंट अफेयर, ये सब, ठीक। तो चलिए अपने क्वेश्चन मिला लीजिए। कल के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, जिसका भी पेपर है, और अब पेपर हो चुका है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक। और कट ऑफ बिल्कुल मत देखना, अभी चारों शिफ्ट हो जाने दो, उसके बाद एनालिसिस हो जाने दो, उसके बाद कट ऑफ के बाद बात करेंगे। कट ऑफ के चक्कर में मत रहना, ठीक। कई लोग कट ऑफ बताने लगेंगे अभी से, उसके चक्कर में मत रहना। और जिनका भी कल पेपर है, रिलैक्स रहो, ऐसे ही पेपर बनना है, ज़्यादा प्रेशर मत आओ, ठीक, रिलैक्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल और एनालिसिस के साथ, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।